प्रदेश अभी त्रिस्तरीय जो चुनाव हुआ है और इसके बाद बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव होना है और हम भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। उसी सिलसिले में जितने हित मित्र हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलना, समर्थन मांगना, इसी दृष्टि से हम लोग चले हुए हैं। बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं इस बार, आखिर आपको ही टिकट क्यों दिया जाएगा? बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, किसी भी पार्टी में, एक पार्टी में 5-6 उम्मीदवार, आपके पार्टी में एक और उम्मीदवार, बहुत लोग उम्मीदवार हैं, एक नहीं कई उम्मीदवार हैं, लेकिन सबका अपना अपना दावेदारी है। अगर कार्यकर्ता है तो उसका हक बनता है कि टिकट मांगे। नेतृत्व को यह निर्णय करना है कि यह चुनाव जीतने में कौन सक्षम है। जो नेतृत्व का फैसला होगा सभी को मान्य है। दावेदारी तो सब करते हैं कि दावेदारी करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको ज़्यादा समर्थन यहाँ प्राप्त है, 6800 के करीब में, 7000 के करीब में वोटर हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का त्रिस्तरीय में, और हमको 4200 से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो चुका है और वो अपना समर्थन दे रहे हैं। तो नेतृत्व ये भी देखेगा कि किसके पास ज़्यादा। सर अभी तो आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, देखा जाए तो बबलू देव भी आप ही के पार्टी के हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस पर? नहीं, दावेदारी देखिए, वर्कर का अंतिम लक्ष्य होता है कि हमको टिकट मिले, हम एमएलए बने, एमपी बने, हम ऊपर चले जाएं, एमएलसी बने, ये सबका लक्ष्य होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नेतृत्व निर्णय करता है कि इसमें सक्षम कौन है। दावा तो कोई रख सकता है, दावा ये शंभू प्रसाद बैठे हुए हैं, रमेश जी बैठे हुए हैं, सुरेश जी बैठे हुए हैं, कोई दावा कर सकता है। तो दावेदारी करने में हर्ज क्या है? ये तो पार्टी मजबूत है तो उसमें से बहुत से लोग आएंगे सामने, लेकिन किस पद के लिए किसको लड़ाया जाए नेतृत्व तो खुद फैसला करेगा। क्या लगता है इस बार आपको आरजेडी से टिकट मिलेगा? हमको तो पूरा विश्वास है कि मिलेगा, पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा। ज़्यादातर एमएलसी लोगों को देखा नहीं जाता है, सक्रिय नहीं रहते हैं। क्या यदि आपको टिकट मिलता है, यदि आप जीतते हैं तो क्या आप सक्रिय रहेंगे? जितने लोग आज तक जीत कर गए हैं, कभी उन लोगों को संगठन से वास्ता नहीं है, और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। कितने मुखिया पर मुकदमा हो गया, अफसर से बात करने में झंझट हो गया, और अफसर जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कोई मुखिया अगर आवाज़ उठावे तो पटु क्या करता है, ये लिख के थाने में भेज देता है और जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा हो जाता है। आज तो कोई विधान परिषद में भेजा जाता है, इन लोगों को कोई आवाज़ उठाया है? केदार पांडे जी हैं, शिक्षक लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो शिक्षकों की समस्या को देखते हैं। बीएन यादव हैं, वीरेंद्र नारायण यादव, वो ग्रेजुएट लोग अपना चुनाव किया है एमएलसी में, उनकी समस्या वो देखते हैं। लेकिन आज तक नहीं सुनी हुई कि विधान परिषद में या कलेक्टर के यहाँ या एसडीओ के यहाँ या थाने पर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जेल जा रहा है, उस पर झूठा मुकदमा हुआ है, तो उसके लिए कोई लड़ाई आज तक जो जीत कर गया है। हम पिछले वाले की बात नहीं करते हैं, वो तो बिजनेसमैन है, अपना व्यापार कैसे बढ़े उसका ये माध्यम बना लिए एमएलसी के चुनाव का। सर पिछले वाले में एक मेरा सवाल है कि पिछले बार एमएलसी थे, वे नल जल योजना को लेकर मुखिया और वार्ड लोगों के बीच झड़प हुआ था, तो वे मुखिया जी लोगों का सपोर्ट किए थे, बल्कि वार्ड सदस्य लोग को सपोर्ट नहीं किए थे। आखिर क्यों भाई? वोट तो दोनों देते हैं, वार्ड सदस्य भी और मुखिया भी देते हैं, लेकिन नल जल योजना के लिए एमएलसी साहब मुखिया जी को सपोर्ट क्यों किए? मान लीजिए कि वहाँ तो ये देखना चाहिए कि जायज़ रास्ते पर किए है, नाजायज़ रास्ते पर किए है। तो जो जायज़ रास्ता वो मुखिया का नल जल नहीं है जी, तो वार्ड को करना है। सबका अपना अपना सीमा है, विधायक का अपना एक सीमा होता है, उसी तरह मुखिया का एक अपना दायरा है, उसी तरह सरपंच का एक दायरा है, उसी तरह वार्ड का अपना दायरा। दिन प्रतिदिन क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादातर रक्सौल और बेतिया विधानसभा में और ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? इच्छा शक्ति शासन की, इच्छा शक्ति से शासन होता है, और नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है।
उनका जो तेज था वो घट चुका है, जो प्रभाव था समाप्त है। आप भी उपाध्यक्ष हैं और ये भी क्षेत्र अध्यक्ष का है, बीजेपी अध्यक्ष का है, और बीजेपी अध्यक्ष के क्षेत्र में इस तरह का क्राइम होगा। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे बिहार में हो रहा है। और ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं और झूठा मुकदमा कर दिए थे कि हमको बांध के लोग मार रहा है। तो जिसको अपना ठिकाना नहीं है दूसरे का क्या बात करेगा। और क्राइम तो इतना चरम सीमा पर है। देखिएगा, सबसे ज़्यादा घटना घट रही है जो बैंक वाला, जो छोटा छोटा गांव में, वो सबका ज़्यादा हत्या हो रहा है, रुपया लूटा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। हत्या, डकैती, लूट। पटना शहर में एक आने के 100 मीटर पर क्राइम हो जाता है, हवाई अड्डा पर क्राइम हो जाता है। देखने वाला कौन है बिहार को? इसलिए गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। शासन करने का जो ढंग है वो इनका खत्म हो चुका है, इनका इकबाल समाप्त हो चुका है। और कोई भी शासन तेज और प्रभाव से होता है। प्रत्याशी महोदय जी, ऐसे तो बिहार विधानसभा एमएलसी की सीटें बाकी बहुत कम है, लेकिन आपको अधिकांश हरसिद्धि में ही सक्रिय देखा जाता है। सिर्फ चुनाव में ही आपको रक्सौल याद आता है। आखिर ऐसा जब भी ऐसा तो यहाँ तो लड़े थे। आपका प्रश्न कुछ उल्टा हो गया। हरसिद्धि आज 10 वर्ष पहले आरक्षित हो गया। पहले आप वहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो जहाँ के विधायक हम रहे, जहाँ के विधायक थे उस समय वहाँ सक्रिय थे। सब कोई पहले क्षेत्र देखता है। और मान लीजिए कि हरसिद्धि पहले क्षेत्र था। अब केसरिया में ऐसा कौन सा कार्य हमारे कम पड़ा है जो एमएलसी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं? नहीं, वहाँ क्षेत्र आरक्षित हो चुका है जी। जो हरसिद्धि विधानसभा है, जी, जी, आज से 10 वर्ष पहले भैया पता है ना, तो सुन लीजिए ना। जी, जी, जी। ठीक से नहीं पता है ना। पता तो ये होना चाहिए कि 10 वर्ष पहले वो आरक्षित हो चुका है। और हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा भी जिला में संपर्क है। ऐसा नहीं है कि रक्सौल तो बहुत बार आना पड़ता है। और अगर आप रक्सौल के हैं तो कुछ न कुछ नाता में लग जाइएगा। रैन बसेरा बनाया गया था, उसमें एमएलसी का ज़्यादातर योगदान है। उनके चलते वो पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा है, जो मस्जिद के पास है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आप आते हैं तो रैन बसेरा को चालू किया जाएगा उसमें? निश्चित रूप से जो समस्या होगी, साथियों के साथ बैठकर हम उसका निदान कराने के लिए। बताइए, कोरोना के लेकर सभी शिक्षा संस्थान बंद है और जो बच्चे हैं उन लोग की मैंने देखा जाए तो दिन प्रतिदिन उन लोग का जो है शिक्षा व्यवस्था है जो कमज़ोर नज़र आ रहा है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके द्वारा क्या योगदान रहेगा शिक्षा में? देखिए, शिक्षा को बढ़ावा मिले। शिक्षा तो जीवन का अंग है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। भोजन और पानी से भी ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन कोरोना के चलते पहले जीवन बचना चाहिए। पहले जीवन बच जाएगा तो फिर पढ़ाई होगी। तो जीवन बच जाता है, 2-4 महीने का, 1 महीना का और खेला है, डाउन हो रहा है। सारे कार्यक्रम तो हो रहे हैं ना गाइडलाइन जारी कर करके। उससे अगर 50% या 20% कर स्कूल भी चलाया जाता है। एग्जाम तो हो रहा है, चलाया जाता है। हर एक आदमी ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकता है। हर एक लोग ना पढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह और सब गाइडलाइन पर, मान लीजिए होटलें 50% पर चल रहा है, उसी तो 50% पर शिक्षा व्यवस्था भी चल सकता है। एक क्लास है, उसको 2 टर्म में किया जा सकता है। होना चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम संवाददाता भाइयों से, अपने हित मित्रों से कहना चाहेंगे कि मदद हमारा होना चाहिए। हमारे चरित्र के बारे में सारा चंपारण का लोग जानता है।